तो हम लोग पढ़ेंगे सैयद वंश। सैयद वंश 1414 से लेके 1451। देखिए सैयद वंश जो है इसका कार्यकाल 1414 से लेकर 1451 है। 1414 ईस्वी में खिलजी खान ने दौलत खां को पराजित कर सैयद वंश की स्थापना की। 1414 में क्या हुआ आपको, खिलजी खान ने दौलत खां को पराजित करके, दौलत खां को हरा करके सैयद वंश क्या किया, स्थापना किया था। पूछता है क्वेश्चन, सैयद वंश का स्थापना किसने किया था? तो खिलजी खान ने किया था। कब किया था? 1414 में किया था। हाँ, इसने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की बल्कि रैयत ए आला की उपाधि धारण की। पूछता है क्वेश्चन आपको कि खिलजी खान जो सैयद वंश का संस्थापक था, 1414 में खिलजी खान ने सैयद वंश की स्थापना की और उसने रैयत ए आला की उपाधि धारण की। क्या की थी? रैयत ए आला की उपाधि धारण की थी। खिलजी खान के बाद इस वंश में क्रमशः मुबारक शाह हुआ, ठीक है, मोहम्मद शाह हुआ और अलाउद्दीन हसन शाह शासक हुए। मुबारक शाह, मुबारक खिलजी, मुबारक खिलजी, मुबारक शाह है। खिलजी खां के बाद वंश का जो क्रम चला उसके बाद मुबारक शाह आया, मोहम्मद शाह और अलाउद्दीन हसन शाह शासक हुए। इस वंश का सबसे योग्य शासक कौन हुआ? मुबारक शाह। इसने तारीख ए मुबारक शाही के लेखक यहिया बिन अहमद सरहिंदी को संरक्षण प्रदान किया था। इस वंश का सबसे योग्य शासक, मतलब सैयद वंश का सबसे योग्य शासक कौन था? मुबारक शाह था। इसने तारीख ए मुबारक शाही के लेखक यहिया बिन अहमद सरहिंदी को संरक्षण प्रदान किया था। सैयद एवं लोदी वंश को मकबरों के काल के नाम से भी जाना जाता है। सैयद एवं लोदी वंश को मकबरों के काल के नाम से क्योंकि इसलिए क्यों जाना जाता है, क्योंकि सर्वाधिक मकबरों का जो निर्माण हुआ था इसी सैयद वंश और लोदी वंश के काल में हुआ था, इसलिए मकबरों का काल इसे जाना जाता है। सैयद वंश और लोदी वंश को मकबरों का काल के नाम से जाना जाता है। और सैयद वंश की स्थापना किसने किया था? खिलजी खान ने किया था, 1414 में किया था। देखिए लोदी वंश 1451 से लेकर 1526 दिल्ली सल्तनत के राजवंश में लोदी वंश सबसे अंतिम था। लोदी वंश को अमीरों का स्वर्ण काल भी कहा जाता है। इससे ज़्यादा कोई नहीं दिया हुआ है, इसे दिया हुआ दिल्ली सल्तनत के राजवंशों में लोदी वंश सबसे अंतिम था और लोदी वंश को अमीरों का स्वर्ण काल भी कहा जाता है। बहलोल लोदी 1451 से लेकर 89, 1451 से लेकर 89 बहलोल लोदी ने दिल्ली सल्तनत में प्रथम अफगान राज लोदी वंश की स्थापना की थी। पूछता है क्वेश्चन, लोदी वंश का स्थापना किसने किया था? बहलोल लोदी किया था। शासन किया था। बहलोल लोदी अपने सरदारों को मनसद ए आली मेरे पुत्र कहकर पुकारता था। बहलोल लोदी जो है अपने सैनिकों को मनसद ए आली का मतलब हुआ अपने पुत्र कहकर, मेरे पुत्र कहकर पुकारता था। मतलब अपने सैनिक से जो भी था ना उसको बेटा के समान मानता था। उसके लिए कौन सा दिया था? मनसद ए आली। इसमें बहलोल नामक चांदी का सिक्का चला। उसने क्या किया? बहलोल नामक चांदी का सिक्का, अपने नाम का ही सिक्का चलवाया था। बहलोल लोदी जो अपने नाम का ही सिक्का चलवाया। बहलोल चांदी का सिक्का था जो उन्होंने चलवाया था बहलोल लोदी ने। दिल्ली सल्तनत के शासकों में सर्वाधिक समय 38 वर्ष तक बहलोल लोदी ने शासन किया था। पूछता है सर्वाधिक शासकों दिल्ली सल्तनत में सर्वाधिक शासनकाल किसका है? बहलोल लोदी का 38 साल का। 38 साल तक उन्होंने शासन किया था। और बहलोल लोदी का जो कार्यकाल था वो 1451 से लेकर 1489 था। और बहलोल लोदी किसका था संस्थापक? कौन सा वंश का? लोदी वंश। उसके बाद देखिए सिकंदर लोदी, देखिए 1489 से लेकर 1517 सिकंदर लोदी ने बहलोल लोदी के द्वारा अपनाए गए राजस्व सिद्धांत की त्याग कर स्वयं को सुल्तान घोषित कर दिया। सिकंदर लोदी क्या कर दिया? बहलोल लोदी द्वारा अपनाए गए राजस्व सिद्धांत, जो भी राजस्व सिद्धांत लागू किया गया था बहलोल लोदी के द्वारा, सभी राजस्व सिद्धांत को उसने त्याग दिया और अपने कर लिया, सुल्तान घोषित कर दिया। सिकंदर लोदी ने 1504 ईस्वी में आगरा शहर की स्थापना की तथा 1506 में उसने अपनी राजधानी बनाई थी। बहुत विभिन्न क्वेश्चन पूछता है
आगरा शहर की स्थापना का श्रेय किसे दिया जाता है? वो सिकंदर लोदी को दिया जाता है। और सिकंदर लोदी जो है 1504 में आगरा के शहर की स्थापना किया था और उसने अपनी राजधानी बनाई थी कब? 1506 में। 1504 में आगरा शहर को निर्माण करवाया और 1506 में क्या बना दिया? उसको राजधानी बना दिया। सिकंदर लोदी ने भूमि की माप के लिए गज ए सिकंदरी प्रारंभ किया। वैसे भी ना लास्ट में सिकंदरी है तो सिकंदर हो जाएगा। तो गज ए सिकंदरी मतलब भूमि, गज मतलब जान हम लोग नापते हैं गज। गज से हम लोग दिल्ली महानगर सब में गज में ही जमीन मिलता है, गज में मिलता है। गज ए सिकंदर प्रारंभ किया जो प्रायः 30 इंच का होता था। सिकंदर लोदी के आदेश से एक आयुर्वेद के ग्रंथ का फारसी अनुवाद किया गया जिसका नाम फरंगे ए सिकंदरी रखा गया। फरंगे ए सिकंदरी रखा गया था इसका नाम। सल्तनत काल में सिकंदर लोदी ने तुलादान की परंपरा का प्रारंभ किया। सल्तनत काल में सिकंदर लोदी ने तुलादान की परंपरा का प्रारंभ किया था। सिकंदर लोदी ने मुसलमानों में प्रचलित अनेक प्रथाओं जैसे मुहर्रम पर तजिया निकालना, महिलाओं का पीरों की मज़ारों पर जाना या उनकी याद में जुलूस निकालने पर प्रतिबंध लगाया था। और आपको क्वेश्चन पूछेंगे कि कौन सा सुल्तान था या कौन सा शासक, मुगल शासक था जिसने स्त्रियों को संत के मज़ारों पर जाने से रोक लगाया था? अच्छा बोलिए। फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक जो है स्त्रियों को संतों के मज़ार जाने से परहेज करवाया, मतलब उसको प्रतिबंध लगाया था और पर्दा प्रथा को प्रोत्साहन किया। मतलब जब ये कहेगा बाहर में निकलने के लिए तो पर्दा प्रथा स्वाभाविक हो जाएगा लागू। तो वही बात, महिलाओं का पीरों की मज़ारों पर जाना और उसकी याद में जुलूस निकालने पर प्रतिबंध लगा दिया था। लेकिन एक चीज मान लीजिए उस समय भी जो है ना इसका रोक लगाया था। ठीक है। हाँ, जो है रोक लगाया था। रोक लगाया था, ये भी रोक लगाया था। महिलाओं का पीरों के मज़ारों पर जाना ये या उनकी याद में जुलूस निकालने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। ये भी प्रतिबंध नहीं लगाया था। अनुवाद विभाग के बारे में अकबर था क्या? उन्हें अनुवाद विभाग के बारे में क्वेश्चन किए थे। तो फिरोज शाह क्वेश्चन ये है, इनका भी करना सही है, लेकिन क्वेश्चन ये रहेगा जो दिल्ली सल्तनत में अनुवाद विभाग की स्थापना किसने किया? हम फिरोज शाह तुगलक को मारेंगे। मुगल वंश में होगा अकबर। मुगल वंश में होगा। दिल्ली सल्तनत काल में ही अनुवाद उसमें था, इसमें ही चीज को टैग करेगा। क्वेश्चन ये दिल्ली सल्तनत टैग करेगा, अनुवाद विभाग किसने किया है? तब फिरोज शाह तुगलक, तब वो टैग करेगा। तब फिरोज शाह तुगलक, तब वो जो है अभी टैग करेगा। देखिए, सिकंदर लोदी ने हिंदुओं का यमुना में नहाने और वहां पर बाल मुरवाने पर क्या कहते हैं प्रतिबंध लगा दिया था। सिकंदर लोदी गुलरुखी के उपनाम से फारसी में कविताएं भी लिखता था। सिकंदर लोदी जो है गुलरुखी के उपनाम से फारसी में कविताएं भी लिखता था। फारसी में जो कविताएं लिखता था उसका नाम वो क्या रख दिया? गुलरुखी रख दिया था। लज्जत ए सिकंदर शाही नामक ग्रंथ की रचना सिकंदर लोदी के शासनकाल में हुई जो भारतीय संगीत में प्रथम फारसी ग्रंथ था। पूछता है क्वेश्चन कि भारतीय संगीत पर प्रथम फारसी ग्रंथ किसके द्वारा किया गया था? वो सिकंदर लोदी के द्वारा रचित किया गया था और उसका नाम क्या था? लज्जत ए सिकंदर शाही। लज्जत ए सिकंदर शाही। इब्राहिम लोदी देखिए 1517 से लेके 1526, 22 नवंबर 1517 ईस्वी में सिकंदर लोदी के पश्चात इब्राहिम लोदी सुल्तान बना। यह लोदी वंश का अंतिम शासक था। पूछेगा लोदी वंश का संस्थापक कौन था? तो बहलोल लोदी था। और लेकिन लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? इब्राहिम लोदी था। और पूछेगा क्वेश्चन आगरा शहर का स्थापना किसने किया था? तो किसने? सिकंदर लोदी ने किया था। सिकंदर लोदी ने किया था। कब किया था? 1504 में किया था। और 1506 में जो उसको अपनी राजधानी बनाया था आगरा को। ठीक है। तो सिकंदर लोदी जो भूमि के माप के लिए कौन सा अपनाया था? कौन सा प्रथा अपनाया था? गज ए सिकंदरी। गज ए सिकंदरी। गज ए सिकंदरी का मतलब था जो प्रायः 30 इंच का होता था। अपने आप को सुल्तान भी घोषित कर दिया था। हाँ, सुल्तान घोषित किया था। वो राजद सिद्धांत को त्याग दिया। ठीक है ना। वो राजद सिद्धांत दिल्ली सल्तनत के बहलोल लोदी द्वारा जो अपनाया गया था, बहलोल लोदी द्वारा जो अपनाया गया राजद सिद्धांत को त्याग दिया। राजद सिद्धांत को त्याग करने के बाद वो अपने आप को सुल्तान धारण कर लिया था, सुल्तान घोषित कर लिया था। मुहर्रम पर तजिया निकालना, महिलाओं का पीरों के मज़ारों पर जाना या उसकी याद में जुलूस निकालने प्रतिबंध क्या कर दिया था? प्रतिबंध लगा दिया गया। ये फोन करिए।
1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ जिसमें बाबर ने इब्राहिम लोदी को पराजित किया। ये विबिया है 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था जिसमें बाबर ने इब्राहिम लोदी को पराजित कर दिया था, हरा दिया था। बाबर ने इब्राहिम लोदी को अनपरखा, सुरमा या कंजूस की संज्ञा दी थी। बाबर ने कहा कि तुम कैसे युद्ध में आ गए हो, तुम तो अभी तुमको तो लगता है तुम्हारा अभी दूध का दांत भी नहीं टूटा है ढंग से, हमसे युद्ध जीतोगे, उसको हरा दिया था बाबर के द्वारा। तो 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था किसके बीच में? बाबर और इब्राहिम लोदी के वंश में। और इब्राहिम लोदी के बारे में हम लोग अभी पढ़े हैं कि इब्राहिम लोदी जो है लोदी वंश का सबसे अंतिम शासक था। इब्राहिम लोदी दिल्ली सल्तनत का एकमात्र सुल्तान था जो रणभूमि युद्ध भूमि में वीर गति को प्राप्त हुआ था। वीर गति का मतलब हुआ वही युद्ध में मर गया था, वही मैदान में मर गया था। वीर गति प्राप्त होना, अभी जैसे वीर गति प्राप्त होना का मतलब शहीद का होना। इब्राहिम लोदी दिल्ली सल्तनत का एकमात्र सुल्तान था जो रणभूमि युद्ध भूमि में वीर गति को प्राप्त हुआ था। सल्तनत कालीन प्रशासन देखिए, केंद्रीय प्रशासन क्या सब था। सल्तनत काल में केंद्रीय प्रशासन का प्रधान सुल्तान होता था जो पूर्ण रूप से स्वेच्छाचारिता से शासन करता था। सुल्तान की सहायता के लिए एक मंत्री परिषद होती थी जिसे मजलिस ए खलवत कहा जाता था। सुल्तान की सहायता के लिए एक मंत्री परिषद होती थी जिसे मजलिस ए खलवत कहा जाता था। मजलिस ए खलवत कहा जाता था। इसके अतिरिक्त शासन विभिन्न विभागों एवं अध्यक्षों के माध्यम से किया जाता था। प्रमुख विभाग का विवरण इस प्रकार दिया गया है। देखिए, दीवान ए विजारत, इसको वजीर बोलते हैं, ये हो गया वित्त विभाग। दीवान ए विजारत हो जाएगा आपको वजीर, तो वित्त विभाग हो गया। दीवान ए रियासत हो जाएगा आपको बाजार नियंत्रण विभाग। दीवान ए मुस्तकराज, कल पढ़े थे हम लोग राजस्व विभाग। दीवान ए मुस्तकराज क्या हुआ? राजस्व विभाग हो गया। दीवान ए अमीर कोही कृषि विभाग। दीवान ए अमीर कोही कृषि विभाग। दीवान ए अमीर कोही क्या हो गया? कृषि विभाग हो गया। नहीं मिला क्या? देखिए, दीवान ए विजारत वजीर जो हो गया वित्त विभाग। दीवान ए रियासत बाजार नियंत्रण विभाग। दीवान ए मुस्तकराज राजस्व विभाग। दीवान ए अमीर कोही कृषि विभाग। ये सल्तनत काल के प्रमुख विभाग थे। दीवान ए इंसा पत्राचार विभाग। दीवान ए आरिज या अर्ज सैन्य विभाग। दीवान ए रिसालत धार्मिक विभाग। दीवान ए बरीद गुप्तचर, गरीब गुप्तचर विभाग। हाँ, दीवान पढ़े थे, क्या कहते हैं, मुनियान या मुनहा। मुनियान या मुनहा। मुनियान या मुनही। मुनियान या मुनही गुप्तचर। दीवान ए बरीद गुप्तचर विभाग। दीवान ए बंदगान दास विभाग। दीवान ए बंदगान मतलब बंद कर दिया, दास विभाग, उसे याद रहेगा। दीवान ए बंदगान दास विभाग। दीवान ए इसरफ लेखा परीक्षक विभाग। दीवान ए इसरफ लेखा परीक्षक विभाग। गयासुद्दीन तुगलक ने रस्म ए मियान बीच का रास्ता एवं तरीक ए एतदाल सुल्तान का तरीका नामक राजस्व सुधार की व्यवहारिक नीति अपनाई थी। फिरोज तुगलक ने सेना को नकद वेतन देने की व्यवस्था समाप्त कर वजह भूमि कर वसूल का अधिकार या इतलाक धनादेश के लिए पत्र के माध्यम से वेतन भुगतान का आदेश दिया था। मोहम्मद बिन तुगलक ने शासक बनने के उपलक्ष्य में अपना उपनाम अब्दुल मजाहिद रख लिया था। मोहम्मद बिन तुगलक ने शासक बनने के उपलक्ष्य में अपना उपनाम क्या रख लिया? अब्दुल मजाहिद रख लिया था। सल्तनत कालीन शासक कुतुबुद्दीन ऐबक को मिनहाज ने हातिम ताई द्वितीय कहा है। सल्तनत कालीन शासक कुतुबुद्दीन ऐबक को मिनहाज ने हातिम ताई द्वितीय कहा जाता है। और कुतुबुद्दीन ऐबक से याद आया क्वेश्चन, कुतुबुद्दीन ऐबक का दवा था कुतुबुद्दीन ऐबक का था ना दवा दमादे था। कुतुबुद्दीन ऐबक को कहा जाता है दिल्ली का संस्थापक। अब वास्तविक संस्थापक जब पूछेगा तब होगा इसकी दो बात है उसमें। दिल्ली का संस्थापक खाली कहेगा आराम सा था, लेकिन आराम सा को शब्द हटा के इल्तुतमिश बन गया। हाँ, इल्तुतमिश उसका दामाद था। इल्तुतमिश जो है ना कुतुबुद्दीन ऐबक का जो है दामाद था। वही ना तो उसको पूरा कुतुब मीनार का पूरा किया था। देखिए, प्रांतीय प्रशासन इस समय प्रांतों को खित्ता या इक्ता या विलायत भी कहा जाता था।
इस समय प्रांतों को खित्ता या इक्ता या विलायत भी कहा जाता है। अब जो नहीं चलता है खित्ता, सब नहीं चलता अपने से कत्ते खित्ता है, कत्ते एरिया को नहीं करते, यूज करते हैं। इक्ता एक ऐसा भू क्षेत्र होता था जो सैनिक व असैनिक अधिकारियों मुख्यतः सैनिक को उस क्षेत्र के प्रशासनिक संचालन के लिए दिया जाता था। मतलब सैनिक को दे दिया, उस विभाग का आप क्या हो गए, हेड हो गए, आप सैनिक उस क्षेत्र को देखभाल करिए, उसको बोलते हैं आपको इक्ता। भारत में इक्तादारी प्रथा मोहम्मद गौरी द्वारा प्रारंभ की गई। उसने सर्वप्रथम ऐबक को हांसी कोहराम का इक्तेदार नियुक्त किया था। पूछता है क्वेश्चन कि भारत में इक्तेदारी प्रथा की शुरुआत किसने की थी? मोहम्मद गौरी ने की थी। और मोहम्मद गौरी ने सर्वप्रथम ऐबक को, मतलब कुतुबुद्दीन ऐबक को हांसी मतलब कोहराम का इक्तेदार नियुक्त किया था। भारत में इक्ता व्यवस्था का वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश को माना जाता है। इक्ता व्यवस्था वही हुआ भारत में इक्ता व्यवस्था मतलब भूमि होता है। भारत में इक्ता का मतलब क्या होता है? भूमि ऐसा क्षेत्र जो सैनिक और सैनिक अधिकारी को दिया जाता है प्रशासनिक के लिए। भारत में इक्ता व्यवस्था का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? इल्तुतमिश को माना जाता है। सैद्धांतिक रूप से इक्ता व्यवस्था वंशानुगत नहीं थी, किंतु फिरोज शाह के काल में इसे वंशानुगत बना दिया गया। हाँ, सैद्धांतिक रूप से इक्ता व्यवस्था वंशानुगत नहीं थी, किंतु फिरोज शाह के काल में इसे वंशानुगत बना दिया गया। इक्तेदार को वेतन व सैन्य व्यय के बाद जो शेष बचता था उसे केंद्रीय खजाने में जमा करना होता था, जिसे फवाजिल कहते थे। इक्तेदार को वेतन व सैन्य व्यय के बाद जो शेष बचता था उसे केंद्रीय खजाने में जमा करना होता था, उसे फवाजिल कहते थे। याद होगा हम लोग अभी इस्तेमाल करते हैं, फवाजिल नहीं बोलते लेकिन बोलते हैं फाजिल बोलते हैं। फाजिल जानता है? 1 किलो देला आम देला कुछ एकोटा फाजिल दे दो, एकोटा लीची दो फाजिल, तो शब्द वही सबसे आया है। हम लोग यूज कहते हैं ना फाजिल, फाजिल था ना कहता 1 किलो लीची यहाँ से लीची किन लो, एगो तो फाजिल दिया ना, दे दे कीमत रेट दे फाजिल जे में मगरा चीज रहते दे अब 1000 रुपए किलो छे वो पीस। हां ठीक है, केसर लियो, केसर का काजू लियो ना, काजू एक किलो दे केसर तो खाना चाहिए। इक्ता प्राप्त करने वाले को मुक्ति या अमीर कहा जाता था। बलबन ने मुक्ति को नियंत्रित करने के लिए ख्वाजा नामक अधिकारी की नियुक्ति की थी। लोधी काल में इक्तेदार को बजहदार कहा जाने लगा। लोधी काल में इक्तेदार को बजहदार कहा जाने लगा। गयासुद्दीन तुगलक ने इक्ता की आय और उसके द्वारा नियुक्त सैनिकों की आय में स्पष्ट विभाजन कर दिया था। तो पूछेगा क्वेश्चन कि भारत में इक्तेदारी प्रथा किसने शुरू किया था, प्रारंभ करवाया था? वो आपको मोहम्मद गौरी ने। मोहम्मद गौरी वास्तविक संस्थापक कौन था? इल्तुतमिश था। भारत में इक्ता व्यवस्था का संस्थापक इल्तुतमिश था, लेकिन कहेगा भारत इक्तेदारी प्रथा कौन शुरू किया था? मोहम्मद गौरी शुरू किया। लेकिन हाँ ये थे ना वंशीय कहाँ से किया गया था? वंश रूप इक्तेदारी फिरोज शाह तुगलक। हाँ देखिए, सैद्धांतिक रूप से इक्ता व्यवस्था वंशानुगत नहीं था, लेकिन फिरोज शाह तुगलक जो है उसे वंशानुगत बना दिया। आप ही जुड़े हैं ना डिबेट में? हाँ कह दिए, मन लग रहा है ना? कौन सी तैयारी करते हैं? यूनिवर्सिटी का हम लोग तो खूब जानते हैं, हम लोग तो 5 साल में किए थे। चलिए कुछ बोल दीजिए, कुछ बोलना है। आप लोग को वीडियो पसंद आ रहा है, लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को दबाएं, शेयर करें। आज थोड़ी आवाज़ मेरी अच्छी है क्योंकि हमने बहुत ज़्यादा मेहनत किया इस आवाज़ पे। बस दिन रात सुबह में हमने कुल्ला किया था, सब जगह आवाज़ थोड़ा डाउन है। देखिए, स्थानीय प्रशासन सल्तनत काल में, किसका स्थानीय प्रशासन? स्थानीय प्रशासन दिल्ली सल्तनत का। ये सल्तनत काल, तो सल्तनत काल में प्रांतों का विभाजन सिखों जिलों में किया जाता है। हम लोग पढ़े थे, सिख में जिला पढ़े थे, सिख में जिला पढ़े थे, जिन्हें लोधी काल में सरकार कहा जाने लगा। सिख का प्रमुख सिकदार कहलाता था। देखिए, सिख मतलब हो गया जिला,
और सिख का जो प्रमुख है वो क्या होगा, सिकदार होगा। सिकदार। सिख से सिकदार बन गया, सिकदार मतलब जिला का प्रमुख बन गया। सिख का विभाजन परगनों में किया जाता था, परगना। जैसे 24 परगना 22 परगना है ना? आमिल एवं मुशरीफ लगान वसूलने वाला परगने के मुख्य अधिकारी थे। देखिए परगने के जो मुख्य अधिकारी थे वो थे आमिल और मुशरीफ। सल्तनत काल में ग्राम सबसे नीचे की प्रशासनिक इकाई थी, जहां खूत या मुकद्दम या चौधरी नामक वंशानुगत अधिकारी थे। सल्तनत काल में ग्राम सबसे नीचे की प्रशासनिक इकाई थी, जहां खूत या मुकद्दम या चौधरी नामक वंशानुगत अधिकारी थे। कहता है ना तुम चौधरी बन रहे हो यहाँ पे, कहता है नहीं पता है कोनो बात, तुम क्या बड़का चौधरी बन रहे हो, मतलब क्या तुम उसका प्रमुख है, तुम किस चीज का हेड हो गया है। और वैसे भी तो अभी भी तो गरम देते हो, निचले स्तर पर है। नहीं देखते हैं ना आपसे गोबन कहता है क्या तुम चौधरी बनना है, तुम यहाँ यहाँ तू आया है, हाँ ये ऐसा है। ये बात कहता है कि नहीं कहता, कहता है। कहता है। देखिए सल्तनत कालीन अर्थव्यवस्था, देखिए सल्तनत काल में भू राजस्व की दर सामान्यतः ये 1/5 से लेकर 1/4 थी, किंतु अलाउद्दीन खिलजी के काल में 1/2 की दर कर वसूल जाता था। उसके तब मुगल तुगलक काल में भी था ऐसा। हाँ वो तो वही 4/5। 4/5 जो अपना रखता था, 1/4 सैनिक में बांट देता हाँ। था। एक मिनट, हाँ। बहुत असली गड़बड़ था। देखिए गल्ला, बक्सी, बटाई, कनकूत, नस्क, हुक्म ए हासिल, मसाहत तथा भाओली इत्यादि राजस्व निर्धारण प्रणाली। गल्ला बक्सी, बटाई हो जाएगा, बटाई वाला बात हो जाएगा, कनकूत नस्क हो जाएगा, हुक्म ए हासिल हो जाएगा, मसाहत तथा भाओली इत्यादि राजस्व निर्धारण प्रणाली थी। गियर प्रणाली से युक्त नोरिया तकनीक का प्रयोग सिंचाई के लिए किया जाता था। गियर प्रणाली से युक्त नोरिया तकनीक का प्रयोग सिंचाई के लिए किया जाता था। रुई धुनने वाले बुनकर को नदाब कहा जाता है। रुई धुनकर मतलब रुई को धुनने वाला जो होता है, जो रुइया धुनने वाला होता है तो क्या कहते थे, नदाब कर देते हैं। और सूती वस्त्रों को किरपास एवं मलमल कपड़ों को सबनम कहा जाता है। मगल का सब ना हो। सबनम। रुई धुनने वाले बुनकर को नदाब कहा जाता था। ये सल्तनत काल अर्थव्यवस्था का शब्द है, समझे। और सूती वस्त्रों को किरपास कहा जाता था। किरपास मतलब कपास से बना, किरपास कपास, किरपास कपास दोनों शब्द मिला जुलता है ना। और इनका पास से हाँ कपासे से सूती बनता है ना। कपास में 54 था। हाँ कपास में 54। हाँ 1854 1854 ना। सॉरी 2800। 1854 सूती वस्त्रों को किरपास एवं मलमल के कपड़ों को सबनम कहा जाता था। सल्तनत काल में राजस्व विभाग की संरचना का पूर्ण विकास फिरोज शाह तुगलक के काल में हुआ था। सल्तनत काल में जो होता है वो राजस्व विभाग की संरचना का पूर्ण विकास किस काल में हुआ, फिरोज शाह तुगलक के काल में हुआ था। सल्तनत कालीन प्रमुख कर देखिए जजिया, गैर मुसलमान लिया जाने वाला कर था। मुस्लिम भी छोड़ के सब मुस्लिम छोड़ के सब पे लेता था। जजिया का जकात, कौन मुस्लिम शासक गया था? मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम पहला मुस्लिम शासक था वो। वही सब पर मोहम्मद बिन कासिम लगाया था पहला जजिया का। मुस्लिम को छोड़ के सब पर कर लगा था। हाँ मुसलमानों द्वारा दिया जाने वाला उसकी आय का 2.5% स्वैच्छिक धार्मिक कर था। कौन, जकात। जकात जजिया हो गया गैर मुसलमान, जकात हो जाएगा मुस्लिम। गैर हिंदू यानी मुसलमान पर। गैर हिंदू में तो 2.5%। मुस्लिम से लेता था ना। अच्छा, मुस्लिम। गैर हिंदू मतलब मुस्लिम को छोड़ के तो तो सिखो आ जाएगा ना। इसी मुस्लिम मुसलमानों द्वारा दिया जाने वाला उसकी आय का 2.5% स्वैच्छिक धार्मिक आय का कर। 2.5%। देखिए उस्र, मुस्लिम से सिंचाई व्यवस्था पर आधारित भूमि कर। उस्र था मुस्लिम से मुस्लिमों से सिंचाई व्यवस्था पर आधारित भूमि कर था, उसको उस्र बोलते थे। खुम्स लूट से प्राप्त धन, खुम्स बोलते हैं ना, लूट से प्राप्त धन। इसके 1/5 हिस्से को सुल्तान एवं 4/5 हिस्से को सैनिक में बांटा जाता था। किंतु पढ़े थे हम लोग, अलाउद्दीन खिलजी क्या किया और मोहम्मद बिन तुगलक दोनों, अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक क्या किया, 1/5 दे दिया सैनिक को, 4/5 अपना रख लिया। बहुत अन्याय नहीं किया। हाँ बहुत किया। मतलब 5 हिस्सा में 4 हिस्सा हम रखेंगे, एक हिस्सा तुम लोग को देंगे। बांट देंगे तो वो कौन किया अन्याय, अलाउद्दीन खिलजी और फिरोज शाह, मोहम्मद बिन तुगलक। हाँ सॉरी मोहम्मद बिन तुगलक। बहुत हिंदू ना। अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक क्या किया, जो खुम्स था मतलब लूट का जो धन था वो 1/5 से वो क्या कर लिया, 4/5 कर लिया। इसका मतलब वो 4/5 खुद रखा और 1/5 जो वो सैनिकों को दे।
उसके बाद एक खराज है। खराज गैर मुसलमान से लिया जाने वाला भू राजस्व है। खराज जो है ये गैर मुसलमानों से लिए जाने वाला भू राजस्व था। देखिए सल्तनत काल में भूमि के प्रकार, खालसा भूमि प्रत्यक्ष रूप से केंद्रीय सत्ता सुल्तान के अधीन सरकारी भूमि, ये था खालसा। सरकारी भूमि। प्रत्यक्ष रूप से केंद्रीय सत्ता सुल्तान के अधीन या सरकारी भूमि होता था ये खालसा भूमि। हाँ, खासा सरकारी भूमि होता ही था। उसरी भूमि मतलब हुआ तुर्क मुसलमानों के मुसलमान के अधीन, तुर्क मुसलमानों का अधीन। और उसमें किसको बोलते थे? जो मुसलमानों से जो कृषि कर जो लिया जाता था उसको उसर बोलते थे। उससे जो पढ़ रहे हैं अभी, मुसलमान सिंचाई व्यवस्था कर लिया तो उसको बोलते कृषि के लिए। उसके बाद खराजी भूमि गैर मुसलमानों के अधीन। उसके बाद रानाका भूमि हिंदू शासकों के अधीन। मद ए मास भूमि दान के रूप में प्राप्त भूमि। कहता है मदद करिए, मदद ए मास, मदद ए मास भूमि मतलब दान के रूप में प्राप्त भूमि। वक्फ शिक्षा के रूप में प्राप्त भूमि। वक्फ बोर्ड लगा दिया भाई, बना हुआ है। ये हमको लगता है क्या कहीं नहीं सही थी रोक लगना। आप क्या करता है इसको ऐसे अपना लीजिए, दादा परदादा उसी वंश कर रहे हैं आप, इसी का उसका विरोध हो रहा है अभी। जो भी है, लेकिन मेरे अनुसार इसको बंद होना चाहिए। हाँ, वो तो होना चाहिए। जो सही है। देखिए वक्फ शिक्षा के रूप में प्राप्त भूमि। उसके बाद है इद्र रात पेंशन के रूप में प्राप्त भूमि। इद्र रात का मतलब हुआ पेंशन के रूप में प्राप्त भूमि। सल्तनत कालीन प्रमुख साहित्यिक रचनाएं देखिए, तारिक ए फिरोज शाही जियाउद्दीन बर्नी। तारिक ए फिरोज शाही किसने लिखा था? जियाउद्दीन बर्नी ने लिखा। तारिक उल हिंद अलबरूनी, तारुक उल हिंद अलबरूनी। तबकात ए नासिरी मिनहाज उस सिराज, तबकात ए नासिरी मिनहाज उस सिराज। किताब उल रहला इब्न बतूता, किताब उल रहला इब्न बतूता। ताज उल मासीर हसन निजामी, ताज उल मासीर हसन निजामी। तुगलक नामा अमीर खुसरो। किसके काल में आया था? अमीर खुसरो याद है? किसके शासन काल में आया? अलाउद्दीन खिलजी खत्म था। हाँ, अमीर खुसरो और अमीर हसन दोनों, अमीर खुसरो और अमीर हसन दोनों अलाउद्दीन शासन काल में जो है ना अमीर खुसरो और अमीर हसन दोनों है। देखिए अमीर खुसरो और अलाउद्दीन खिलजी, अमीर खुसरो और हसन देहलवी। हाँ हसन देहलवी, अमीर खुसरो और हसन देहलवी। अमीर खुसरो और हसन देहलवी दोनों अलाउद्दीन खिलजी के शासन काल में आए। देखिए हाँ किताब हाँ नूह सिपीहर अमीर खुसरो किताब उल यामिनी उत्वी, किताब उल यामिनी उत्वी। 4 कर लगाए थे। हाँ। उसमें तो नहीं है, उसमें 4 कर देना था। 4 को उसका गुप्तचर जो था वो था उत्वी। 4 गो था ना उसका, थी क्या कहते हैं उसका, 4 गो था ना क्या कर कहते लगाया था हैं। ना 4। नहीं कर नहीं था, कर तो ये था खराज खम्स जजिया और जका। हाँ। उत्वी 4 वो जो अथी था उसका क्या कहते हैं, क्या कहते हैं उसको, अथी हो दास। उसका जो 4 गो दास था उसका, किसका वो बता देते हैं। गौरी का 3 था ना। गौरी का 3 गो था, 3 गो था। 3 गो था। 3 तो था आपको कुबाचा, यलदोज कुबाचा और कुतुबुल नेबक। हाँ यलदोज कुबाचा और कुतुबुल नेबक 3 तो सुल्तान है गौरी का मृत्यु के बाद। उत्वी कहीं परे ये हाँ। गौरी की मृत्यु के पश्चात 3 था तो बोले थे उत्वी होगा क्या? जीवन कुछ परे नहीं पता। देखिए किताब उल रहला इब्न बतूता, ताज उल मासीर हसन निजामी, तुगलक नामा अमीर खुसरो, नूह सिपीहर अमीर खुसरो, किताब उल यामिनी उत्वी, फतवा ए जहांदारी जियाउद्दीन बर्नी। तो जियाउद्दीन बर्नी का 2 किताब हो जाएगा, समझे। पहला हो जाएगा आपको तारिक उल हिंद, नहीं तारिक फिरोज शाही, ठीक है। एक हो जाएगा आपको फतवा ए जहांदारी, फुतुहात ए सलातीन इसामी, तारिक ए मुबारक शाही, याहिया बिन सरहिंदी, द्रव्य व्यवस्था ठक्कर पेरू, द्रव्य व्यवस्था ठक्कर पेरू, तूती नामा जिया उल दीन नक्साबी, सियासत नामा निजामुद्दीन तूसी, सियासत नामा निजामुद्दीन तूसी। देखिए सल्तनत कालीन स्थापत्य कला देख क्या सब था। कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा क्या क्या निर्माण किया। कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद, कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद तुर्कों द्वारा निर्मित प्रथम स्थापत्य था। कुतुबुद्दीन और के द्वारा किया। कुतुब मीनार किया गया और 28 दिन का झोपड़ा किया गया। देखिए कुब्बत उल इस्लाम किया गया जो कि मस्जिद था। कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद हो गया आपको, कुतुब मीनार हो जाए किसके द्वारा, कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा, और 28 दिन का झोपड़ा हो जाए कुतुबुद्दीन ऐबक। इल्तुतमिश सुल्तान गढ़ी का मकबरा,
सुल्तानगढ़ी का मकबरा तुर्क शासकों द्वारा निर्मित एक पहला मकबरा था, ये दिल्ली में था। इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार का अधूरा कार्य पूरा किया था, जो कुतुब मीनार जो नहीं कर पाए वो इल्तुतमिश ने पूरा किया था, ठीक है ना। इल्तुतमिश का मकबरा दिल्ली में है। गंधक की बावली महरौली दिल्ली में है। हौज ए शमसी बदायूं में है। हौज ए शमसी बदायूं में है। देखिए बलवन लाल महल दिल्ली, लाल महल दिल्ली बलवन। बलवन का मकबरा इस्लामिक शैली में निर्मित भारत का पहला प्रथम मकबरा कसर ए सफेद था। देखिए बलवन का मकबरा इस्लामिक शैली में निर्मित भारत का प्रथम मकबरा था, और वो क्या किया था? कसर ए सफेद, कसर ए सफेद। अलाउद्दीन खिलजी अलाई दरवाजा श्रीनगर, दूसरी दिल्ली जिसको बोलते हैं, क्योंकि श्रीनगर में ही वो जो है अपना राजधानी बनाया था अलाउद्दीन खिलजी। क्या पढ़े थे ना? हजार सितून वाला महल दिल्ली, हजार सितून वाला महल दिल्ली। और देखिए हौज ए अलाई, ये अलाउद्दीन खिलजी। हौज ए अलाई अलाउद्दीन खिलजी। अलाई दरवाजा अलाउद्दीन खिलजी। अलाई दरवाजा हौज ए अलाई अलाउद्दीन खिलजी। देखिए गयासुद्दीन तुगलक, देखिए तुगलकाबाद का किला, तुगलकाबाद नगर का निर्माण, गयासुद्दीन तुगलक का मकबरा। तुगलकाबाद शहर हो जाएगा, तुगलकाबाद किला हो जाएगा, गयासुद्दीन तुगलक का मकबरा, गयासुद्दीन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक जिसको बोलते हैं एमबीटी बोलते हैं, जहां पना नगर दिल्ली। आदिलाबाद का किला दिल्ली। 12 स्तंभ महल, ये भी कहाँ किया? मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। फिरोज शाह तुगलक ने क्या किया? फिरोज शाह कोटला नगर जिस दिल्ली में जो है, ये अरुण जेटली मैडम हो गया है। खाने जहां तिलांगनी का मकबरा है। प्रथम अष्टकोणीय मकबरा हौज खास, लाल गुम्बद, गुजरी महल हिसार, कबीरुद्दीन ओलिया का मकबरा, लाल गुम्बद। ये सब कहाँ है? किसके द्वारा? फिरोज शाह तुगलक के द्वारा किया गया था। ये सब को बार बार प्रैक्टिस करने की चीज़ है। कल हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे, अगला प्रांतीय राज्यों का उदय पढ़ेंगे। इसको बार बार रिपीटेशन करना हम लोग को, उसके बारे में खुद हम जो है चर्चा कल भी करेंगे, उसके बाद रिपीटेशन करके साथ रिविजन करेंगे। आप लोग को अच्छा लग रहा है, आप लोग अच्छे से एंजॉय करके पढ़ें, और आगे हम लोग फिर चर्चा लगातार हम लोग का डिबेट जारी रहेगा। आप लोग लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। धन्यवाद।